कहते हैं किसी शख्स का आप पर एतमाद करना बाइस फख्र है। कोशिश करें कि जब भी कोई आप पर एतमाद करे तो उसका मान रखें। सदर साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो दुरुस्त सिमत पर नहीं जा रहा था। पुलिस ने अभी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तो आई होप कि चीज़ें जल्दी मुरामत हों। पाकिस्तान की फेमस पर्सनालिटी हैं, मारूफ एंकर भी हैं, वन एंड ओनली साहिर लोधी। ये ट्रांसमिशन जो बोल अब कर रहा है रमजान में बोल, ये बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। और जनाब आज जुमेरात का दिन है, जुमेरात भरी मुराद। लोग इस दिन बहुत सदका खैरात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने अल्लाह को राज़ी करें किसी न किसी की मदद करके। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी सी बात के साथ, जो कि मेरा ख्याल है कि हमें बड़ों से नसीहत भी मिलती है। कहते हैं किसी शख्स का आप पर एतमाद करना बाइस फ़ख्र है। कोशिश करें कि जब भी कोई आप पर एतमाद करे तो उसका मान रखें। मुझे पता है कि इस मान रखने में बाज़ औक़ात हमें बड़ी मुश्किलात भी उठानी पड़ती हैं, या फिर बड़ा मुश्किल मरला होता है जिससे गुजर कर हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उसका मान जो है वो बरकरार रहता है। तो नेकी है ये, अगर आप करेंगे तो जितनी तसल्ली इत्मीनान आपको ये करके मिलेगा, मेरा ख्याल है कि अपना कोई काम करके नहीं मिलेगा। किसी और का मान नहीं तोड़ना चाहिए। और ये वाकई बाइस फ़ख्र है, अंदर से खुशी होती है कि जब आपको ये पता होता है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक अता कर कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, किसी का मान बन सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए। अल्लाह पाक आप पे इतनी करम नवाजी करे। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी कोशिश के साथ कि हमने तहिया करना है कि अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करना है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, हमें अब आगे बढ़ना है और अब शामिल करनी है बड़ी खबर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आखिरकार मान गए, रात गए। कौमी असम्बली का इजलास तलब। अब से कुछ देर बाद नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म चुने जाएंगे। नई हुकूमत के साथ नए दौर का आगाज़ होगा। लाहौर में खातून के लिबास का मामला ख़त्म न हुआ। खातून के लिबास के मुशाहिदे की नई वीडियो ने नई बहस छेड़ दी। जय्यद उलमा इस मामले पर क्या राय रखते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। शॉर्ट फिल्म जामन का दरख्त ने कांस का मेला लूट लिया। समाजी इंसाफ पर मबनी मुख्तसर दुरानिये की बेहतरीन फिल्म करार इंडस्ट्री के लिए बड़ा एजाज़ है। और लाहौर के बाद कराची का बुरा हाल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को हराकर PSL में चांसेस कम कर दिए। कराची किंग्स आज कोयटा से टकराएंगे। ये है जनाब सूरत हाल सारी, और हम कोशिश करेंगे इन तमाम ही बड़ी ख़बरों पर ज़बरदस्त से मेहमान हमें ज्वाइन भी करें और उनसे हम डिटेल में गुफ्तगू भी करेंगे। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्स तो आपको पता है डाउन चल रहा है, तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम देखें कि अपडेटेड ट्रेंड्स क्या हैं। रात भर मैंने कोशिश की लेकिन नहीं उस तरीके से वो चल पाया और नहीं मालूम हो पाया। तो जैसे ही ये कुछ चलेगा तो हम यकीनी तौर पर आपको अपडेट रखेंगे ट्रेंड्स के हवाले से। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि रात में इस्लामाबाद में अहम पेशरफ्त हुई और आखिरी लम्हात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी गई दूसरी एडवाइस पर दस्तखत करते हुए नौमुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास आज तलब करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जारी क़यास राइयों और बहस का खात्मा कर दिया है, जिसके बाद अब 16वें कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास सुबह 10 बजे शुरू होगा, जहां स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने जा रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया, उनको हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम। तो कमर साहब, वो सारी जो एक हर्डल्स थी, कौमी असम्बली का इजलास आखिरकार फिर 29 तारीख को बुला लिया गया है। इस पर जो सदर साहब ने थोड़ी ज़ाहिर है हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन बिलाखिर दस्तखत कर दिए, तो पहले ही कर देते। आपकी राय क्या है? दरअसल सदर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू को डालना चाहते थे, प्रेशर डालना चाहते थे कि जो ख्वातीन की और अक़लियत की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी तक फैसला नहीं किया। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, नुक्ता नज़र, कि अभी 23 सीटें जो हैं कौमी असम्बली में अभी खाली हैं जब तक कि ख्वातीन की और अक़लियत की नशिस्तें पुर नहीं हो जाती।
लेकिन बहरहाल हुकूमत अपने स्टैंड पर खड़ी थी और उन्होंने सदर साहब को जो आखिर में जो दोबारा एक नजर सानी की दरख्वास्त भेजी, तो उस पर सदर साहब ने रात गए दस्तखत कर दिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तक पहुंच गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज अपना इसके बारे में फैसला कर देंगे। लेकिन सदर साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नजर था, वो दुरुस्त सिमत पर नहीं जा रहा था। जब आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत सदर ममलकत को कौमी असम्बली का इजलास 21 रोज के अंदर अंदर बुलाना लाजमी था आइन के मुताबिक, तो सदर साहब ने उस पर लैतो लाल का मुजाहरा किया, समरी वापस भेज दी। अब तब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जनाब अभी हाउस मुकम्मल नहीं है, ये सदर साहब की मतक सही नहीं थी, इसलिए कि 23 नशिस्तें है ना, बाकी तो 324 कौमी असम्बली के अरकान मौजूद हैं, तो 23 नशिस्तों की खातर पूरे आइन को जो है वो मौखर करना या आइन की खिलाफ वर्जी करना, ये सदर साहब की शान में दुरुस्त नहीं था। लेकिन अच्छा, इसमें मुझे ये बताएगा कंवर दिलशाद साहब, ठीक है कि सदर साहब को आइन के मुताबिक कितने दिनों में ये इजलास बुलाना था, वो खैर उन्होंने अब बुला लिया। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो ये बात कर रहे हैं कि स्पीकर को कोई मजाज ही नहीं है उसका कि वो इस तरीके से इजलास की सदारत करें, वो तो साबिका हुकूमत के स्पीकर हैं, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। फिर ये जो एक जवाब था कि जी कोरम उस तरीके से वो मेंबर्स ही पूरे नहीं है मखसूस नशिस्तों की वजह से, तो अभी ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला ना आ जाता, और अगर वो आ जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखा, सही बात है। देखो जी, बाकी तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता अरकान है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में जो फैसला करना था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, वो बिला वजह बहुत ताखीर कर दी। हमें उनका बड़ा एहतराम है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, मैं हमेशा, आप जानती हैं, मैं उनको डिफेंड करता रहा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक हफ्ता हो गया उनका अभी तक फैसला जो है वो अल्तवान में रखा गया, कभी तारीखें दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं हामिद रजा साहब, तो उन्होंने बाकायदे जो ख़त लिखा 26 फरवरी को, उस ख़त का मतन का और मतलब था। उनका कहना ये था कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमने 5% जो एक सेक्शन 206 की रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट की, तो हमने ख्वातीन की नशिस्तें जमा नहीं करवाई थी। वो उनका नुक्ता नज़र ये था। बहरहाल वो चूँकि इतने आइन और कानून के बारे में इतने उनको समझदारी नहीं आ रही थी, तो उस खत को मतलब यही था। लेकिन बहरहाल उनका मतलब ये था कि हमने ख्वातीन की नशिस्तें। इसमें कंवर साहब, मैं बिल्कुल आपसे इस पर भी बात करूंगी, लेकिन अभी बात जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो सवाल स्पीकर साहब के ऊपर उठाया जा रहा है कि जी वो मजाज नहीं है, वो नहीं बुला सकते, और वो तो साबका हुकूमत के स्पीकर है, ज़ाहिर है आज ये हलफ लेंगे तो फिर कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, तो इस हवाले से आपके व्यूज़ क्या है? असूली तौर पर जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब करने के लिए जो आइन का आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 का हवाला दिया था, उसमें स्पीकर के पास इख्तियारात नहीं थे। स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का मिजाज नहीं है। आइन में सदर पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो इन्होंने जितने भी रेफरेंस दिए आइन के तहत, तो वो तो सदर साहब को लागू होते थे, तो इसलिए उस पर एतराज़ करना एक दुरुस्त है, जमहूरी अंदाज है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब आपने जो इजलास तलब किया था पहले, वो दरअसल आइन की खिलाफ वर्जी थी कि आपके पास इख्तियार नहीं थे। आप एक स्टाफ के अरेंजमेंट के स्पीकर हैं, आप स्टाफ के अरेंजमेंट, यानी उसका एक तरीक़ाकार रखा गया कि आइनी इदारे का सरबराह बरकरार रहे कि जब तक नया सदर नहीं आ जाता। उसका सदर साहब भी तो स्टाफ के अरेंजमेंट ही है ना आर्टिकल 44 के तहत, तो वो भी स्टाफ के अरेंजमेंट के तहत काम कर रहे हैं। इसी तरह स्पीकर हो जाए, इस तरह ये चेयरमैन सेनेट तो अभी ठीक है, इस इजलास चल रहे हैं, तो उसकी उनकी हैसियत पर असर नहीं पड़ता। लेकिन कौमी असम्बली का जो स्पीकर जो है वो तो स्टाफ के अरेंजमेंट है, अपने अलामती आप बैठे रहे, तनख्वाहें देते रहे लोगों को, आपको पॉलिसी मैटर पर तो आपको दखलंदाजी करने के इख्तियार ही नहीं थे। तो आपने आर्टिकल 91(2) का जो हवाला दिया वो दुरुस्त नहीं था, उसमें सदर पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो आप सदर पाकिस्तान को कन्विंस करते एज ए स्पीकर कौमी असम्बली के जनाब आपने इजलास तलब करना है, तो मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, हमने आइन की किस दिन की तो भी जो है मदद कोई पूरी करनी है, देखना है आपने। लेकिन बहरहाल उन्होंने डायरेक्टली एक्शन ले लिया, तो ये दुरुस्त नहीं था उनका। लेकिन रात गए जब सदरी एक और बड़ा अच्छा वफाकी हुकूमत ने किया, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सही फैसला किया, तो उन्होंने दोबारा आइन की आर्टिकल 48 सब सेक्शन 1 के तहत सदर पाकिस्तान को दोबारा नजर सानी की दरख्वास्त भेजी कि सर आप गौर फरमा लें
ये आपके इख्तियारात है, आपने कौमी असम्बली का इजलास तलब करना है और ख्वातीन की नशिस्तों का मसला हल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल कर देगा। ये तो हलफनामे के हलफ के बाद भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप खैर इजलास तो बुला लिया गया और 10 बजे का वक्त है, अभी सूरत हाल क्या होती है ये ज़ाहिर है सभी इस पहले इजलास को देखेंगे भी, हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं, चूंकि आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो कि लैतोलाल से काम ले रहा है या फिर पता नहीं क्यों इसमें इलेक्शन कमीशन आप क्या समझते हैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है? क्योंकि माजी में ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जब इस तरह से दो जमातें आपस में मिली हैं तो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उस जमात को। क्या वजह है कि इतना वक्त लिया जा रहा है, या फिर इस हवाले से फैसला अभी भी महफूज कर लिया जो कि फौरी तौर पर सुनाना चाहिए था? ये कोई इतना सोचने वाली चीज़ तो नहीं है, क्यों इस पर देर की जा रही है? इसमें ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, मैं भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ और हम हमेशा इलेक्शन को डिफेंड करते रहे, लेकिन यहाँ हमें उनका नुक्ता नज़र जो है वो समझ से नहीं आया कि उतने डिले क्यों किया, जबकि उनको मालूम था कि किस रोज़ में इलेक्शन जो है कौमी असम्बली का इजलास भी तलब होना है, सेनेट का इलेक्शन भी होना है, सदर का इलेक्शन भी होना है। तो ये ख्वातीन की नशिस्तों के बारे में इतनी देर तक डिले क्यों किया गया? उसमें ताखिरी का एक और जो तरीकाकार सामने आया इलेक्शन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के मुताबिक कि 3 बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, तो आप इनकी जो उन्होंने जो ख्वातीन की नशिस्तें जो है मिलने का इनका हक नहीं है, इस्तेकाक नहीं है। तो उन्होंने एक बिला वजह एक मसले को लटकाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, मौखर करने के लिए उन्होंने बिला वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दरख्वास्त दे दी। हालांकि कानून में लिखा हुआ है कि वो सियासी जमात जो रजिस्टर्ड हो जाए और इंट्रा जो है उनका इलेक्शन भी हो जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, सिंबल भी मिल जाए सेक्शन 215 के तहत, तो वो पार्टी रजिस्टर्ड है। अब उसको ये कहना कि कानून में कहाँ लिखा हुआ है पार्लिमानी जमात जो है उन्हीं की ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें होगी, तो उनका नुक्ता नजर सही नहीं था। हालांकि बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़ी पाकिस्तान की पार्लिमानी जमातें, उससे इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया कि पहले उनकी दरखास्त को गौर वफौज करें, इसके बाद हम आगे लेकर चले। उन्होंने रास्ते नहीं, तो इसमें कंवर साहब एक जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके शुरू से इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और गाहे बगाहे वो इसका जिक्र भी करते रहे हैं। अब अगर ये नशिस्तें उनको नहीं मिलती हैं मखसूस, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे इस मामले पर, तो ये इदारे की क्रेडिबिलिटी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा है कि बिला वजह इलेक्शन कमीशन जो है वो तनकीद का निशाना बन गया बिला वजह, यानी क्रेडिबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई इलेक्शन पाकिस्तान की। जब आप सुप्रीम कोर्ट से तमाम फैसले करवाएंगे तो फिर आईनी इदारे का जवाब खत्म हो जाता है। अब ये फैसला उन्होंने आज फैसला कर देना है और हमारे ख्याल के मुताबिक हमारा तजिया बताता है, कोई कबज़ वक्त कहना तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि वो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला कर दे, क्योंकि माजी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 3 नशिस्तें दे चुका है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे जो मुकदमे होते हैं, फैसले होते हैं, ये माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। एक मिसाल मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन के साबिक सरबराह सरदार रजा साहब ने फैसला दिया हुआ है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे वो, तो इस लिहाज उनके हाथ का लिखा हुआ जजमेंट। लेकिन कंवर साहब, इस मखसूस जमात के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि माजी में भी इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, कुछ फैसले उनके हक में नहीं आए हैं, तो उनको खदशा है कि अभी भी हो सकता है कि नशिस्तें हमसे लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाएं, तो लिहाजा उन्होंने पहले से फैसला कर रखा है कि वो इस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जैसे कि कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज ये नशिस्तें इनको मिल जाएं, अगर मिल जाती हैं तो फिर ये जो इजलास बुलाया जा रहा है, क्या सूरत हाल फिर आगे मंजरनामा क्या होगा सीटें मखसूस मिलने के बाद? नहीं, इसकी देखो बात अब ये देखें कि ये चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो अब बिल्कुल फाल हो चुकी हैं। वहाँ इलेक्शन स्पीकर का, वज़ीर आला का हो चुका है और वहाँ भी अभी ख्वातीन की नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ था। पंजाब में भी तो नहीं हुआ, बाकायदा 20-25 सीटें जो हैं उनको मिलने का इम्कान है तहरीक इंसाफ के लोगों को, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो वहाँ भी इलेक्शन हो गए, कोई इतराज नहीं हुआ, चारों सूबा में हो गए। तो यहाँ भी अगर अभी तो इलेक्शन होने में देर है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन 2 मार्च को होना है, स्पीकर का इलेक्शन होना है, वो भी कल होना है, मुमकिन आज फैसला हो जाए और उनकी सीटें मिल जाए। तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि 23 सीटों की खातिर पूरा निज़ाम ही आप दरम बरम कर दें।
वो तो एक ठीक है प्रेशर डालने के लिए उन्होंने किया और वो उसमें वो कामयाब हो गए और आज किसी न किसी टाइम आज फैसला हो जाएगा। और सदर ममलकत ने जो रात के दस्तखत करके इसका आज जो इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया उन्होंने। तो इस पर आप कोई आइंदा इस पर इतराज़ात नहीं होंगे, आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है, सदर साहब दस्तखत हो गए हैं। तो ये सारे मामला तो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की पाकिस्तान में देर नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इस पर बड़ा हैरानगी भी है। तो कंवर साहब, अगर ये और मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, इन केस हम बात तो फर्जी तौर पर ही कर रहे हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे आइन की तशरीह करने में उनका बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है और जब भी कभी बहरान पैदा हुआ तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साबिक ने भी, उमरता बंदियाल ने भी फैसला दिया था कि जब आपको फ्लोर क्लासिंग हो जाए, इंट्रा फ्लोर क्लास हो जाए तो वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। इससे बड़ा बुरहान मुल्क से बच गया, बुरहान होते होते बच गया। इन हालात को देखते हुए नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता कहीं जो चले गए सुन्नी दाद को उनके हक में फैसला कर देगी। सही। अच्छा, अब कंवर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे हम और भी बात करेंगे। इस वक्त मलिक सईद अवान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमें बताएंगे कि कौमी असम्बली का जो आज इजलास, पहला इजलास बुलाया जा रहा है, 10 बजे का वक्त दिया गया है, वहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर वो क्या चहल पहल देख रहे हैं। जी मलिक सईद, जरा आंखों देखा मंजर तो बयान कीजिए। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का पहला इजलास जो है आज होने जा रहा है और इस हवाले से इंतजामात तो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो डी चौक पे जो है वो बंद कर दी गई है सिक्योरिटी वजूहत की वजह से, और ट्रैफिक जो है सिर्फ मैरियट और जो है सरीना की साइड पे आ रही है कन्वेंशन सेंटर से, जबकि यहाँ पे भी सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात की गई है। और अरकान पार्लियामेंट को भी ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के अरकान को हदायत की गई है कि वो अपने पासेस साथ लाएँ, अगर पासेस नहीं हुए तो उन्हें इंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मीडिया के नुमाइंदों को भी खुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि अपने कार्ड साथ लेके आएँ और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अगर हम बात करें विजिटर्स गैलरी की तो मेहमान गैलरी पर भी जो है वो उन्होंने कार्ड मनसूख कर दिया और इस हवाले से रात गए जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बयान जारी किया गया था कि कोई भी मेहमान जो है उसका कार्ड की उसको इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की वजूहत की वजह से मेहमान गैलरी के तमाम कार्ड मनसूख कर दिए गए। आपको बताता चलूँ कि आज 16वीं कौमी असम्बली का पहला इफ्तिताई इजलास होगा जिसमें अरकान कौमी असम्बली 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली अपना हलफ लेंगे और हलफ लेने के बाद जो है वो रोल ऑफ जो उनके सिग्नेचर करेंगे, रोल ऑफ मेंबर पे सिग्नेचर करेंगे, जिसके बाद जो है इजलास मुलतवी हो जाएगा और साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। अगर हम हुक्मरान इत्तेहाद की बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो है वो सरदार यार सादिक का नाम जो है स्पीकर के लिए और इसी तरह जो है डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम दिया गया। इसी तरह अगर सुन्नी तहरीक की बात करें तो उनकी जानिब से मलिक आमिर डोगर का नाम जो है वो स्पीकर के उम्मीदवार के लिए। चले जी, मलिक आमिर डोगर का नाम भी सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक सईद अवान, आपने हमें सूरत हाल बताई। अच्छा, मैं आखिर में सिर्फ आपसे कंवर साहब ये पूछूंगी कि जिस तरीके से ये पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में आगे बढ़ रहा है और अभी ये नौमुंतखब जो नुमाइंदगान है पार्लियामेंट के वो आज हलफ भी लेने जा रहे हैं, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी जानिब एक बहरानी सूरत हाल है कि धांधली के और रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मुल्कगीर एहतजाज का एक जमात 2 तारीख को ऐलान भी कर चुकी है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? मगर पंजाब असम्बली जो है वो तो मुस्तहकम है कि वहाँ एक हुकूमत के अरकान की तादाद बहुत अच्छी खासी है और वहाँ किसी किस्म का भी एतमाद या आदमी एतमाद खतरा नहीं है। लेकिन कौमी असम्बली जो है 6 जमातों का मुरबा है, चूचू का मुरबा, और उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये आ रही है कि MQM की जो खबरें आ रही हैं कि MQM जो है नाराज है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके, उनको एक वज़ारत मिल रही है, गवर्नर भी उनका नहीं हो जा रहा, तो उनके 22 सीटें हैं कौमी असम्बली में, तो वो भी एक अच्छा खासा प्रेशर ग्रुप पड़ेगा। और इसी तरह इन्होंने जो मुतालबात किए थे वो MQM ने वो भी मंजूर नहीं हुए, जो उन्होंने गवर्नमेंट के पाकिस्तान के साथ हुकूमत के साथ इत्तेहादी होने की हैसियत से जो उन्होंने मुतालबे किए थे वो भी तस्लीम नहीं हुए। वहाँ भी एक बड़ा शदीद किस्म का बुरहान आएगा। बड़ी इसकी तरह PTI की हमायत याफ्ता अरकान है, उनकी तादाद 100 के लगभग है, 110 तक पहुँच जाएगी अगर ख़वातीन की नशिस्त में जाएगी, तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, पब्लिक कमेटी के चेयरमैन होंगे, तमाम अहम जो है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी
अब चूंकि एक बड़ी खुशैन खबर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के सीजन सियासतदान हैं, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है एन के जो है वो सदर बन रहे हैं। जब वो सदर बन जाएंगे, पार्टी के सरबराह हो जाएंगे, उनका रोल बड़ा फाल हो जाएगा, तो मुमकिन है कि वो अफाम तफहीम पैदा करने की कोशिश करें। और नहीं, वो इसके साथ तफहीम की कोशिश भी खैर कंवर साहब नज़र आ रही है, क्योंकि मौलाना साहब को बनाने के लिए भी कल ये लोग पहुंचे हैं और उनको भी बेराम करने की अब खैर कोशिश हो रही है। देखते हैं आगे चलकर मंजरनामा क्या बनता है, चीज़ें किस तरह चलती हैं। अलबत्ता कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपनी जमात के मियाँ साहब ये कह चुके हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट साल 1.5 साल हो सकता है, बड़े डिफ़िकल्ट फैसले भी करना पड़ेंगे, तो ये चीज़ तो खैर उनके जहनों में है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और बहुत शुक्रिया मलिक सईदाबाद। अभी प्रोग्राम में हमें एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और एक बड़ा कंसर्निंग इशू है जिस पर मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं इस वक्त शहर कायद में मौजूद हूँ और इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, इसको इकोनॉमिक हब कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता कहा जाता है कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आके बसते हैं और ये चलता है तो मुल्क चलता है। लेकिन कराची में अब कारोबार करना आसान नहीं रह गया। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में कारोबार करना बिल्कुल आसान नहीं रह गया, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि कल आपकी शॉप या दुकान पर क्या कुछ हो जाए। चोर बगैर किसी खौफ के दंदनाते हुए आए, दिन दिहाड़े आपको लूटें और रफू चक्कर हो जाएं, और उनको कोई डर ही ना हो कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, और वो इतनी तसल्ली से आएंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो कब आए और कब आपका सब कुछ लूट कर चले गए। और मैं किसी ऐसे इलाके की बात नहीं कर रही जो कि कोई गोठ हो या फिर कोई नूरियाबाद की साइड पे कोई ऐसा इलाका हो कि जहाँ पे शायद पुलिस को पहुँचने में भी वक्त लगता हो। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंस फेज 6, कराची का पोश इलाका, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एक बुटीक में डकैती का वाक़या रोनुमा होता है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लुटेरे दुकान का ताला तोड़कर दाखिल होते हैं और 1 करोड़ से ज़ायद मालियत के मुल्की और गैर मुल्की मलबूसात समेत कीमती मलबूसात और दीगर अशिया अपने साथ ले जाते हैं। जो बुटीक की मालिक हैं माहा शेख, उनके मुताबिक ये चोर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मालियत का सामान लेकर फ़रार हुए हैं। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ हो गया है और आज इसी केस पर मुद्दई माहा इरशाद और उनके वालिद इरशाद महमूद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन माई शो। मुझे ये बताइएगा माहा कि मुझे इतनी हैरत हो रही है कि पोश इलाका कराची का, जहाँ पर ये डकैती की वारदात होती है और वो मुजरिम ऐसे हैं कि कोई उन्हें खौफ नहीं है, वो आराम से आए, हालांकि पता होगा कि यहाँ CCTV कैमरास लगे होंगे, यहाँ पर गार्ड बैठा होगा, और उनको ये भी पता है कि जब हम यहाँ से लूट कर जाएंगे तो हमें रास्ते में भी कोई नहीं पकड़ेगा। ये पोश इलाके का हाल है। पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? ये पोश इलाके का यही हाल है, क्योंकि ऑलरेडी डकैतियों को पता होगा कि उनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पुलिस ने कुछ उनके लिए करना नहीं है, उनको पकड़ना नहीं है, तो इसीलिए वो दिन दिहाड़े इतने सुकून से और इत्मीनान से चीज़ें उठा के ले गए। पुलिस ने अभी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद, तो आई होप कि चीज़ें जल्दी मुरामद हों। अब उम्मीद करते हैं। साहब, आप पुलिस के साथ ऑब्वियसली कांटेक्ट में होंगे, ये 3 वीक्स क्यों लग गए स्टार्ट करने में? देखें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमें तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अबाउट 2-3 दिन पहले जो अपना हमारे डॉक्टर, क्या नाम है डॉक्टर का? हाँ, डॉक्टर फ़ारूक जो हैं, वो SSP इन्वेस्टिगेशन, उनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, तो कुछ आस उम्मीद हुई है। वो मुझे काफ़ी सेंसिबल आदमी मद्दे लगते हैं। उससे पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी। अब इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा जोक है, वो बहुत इंसान को परेशान करता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो इनके इन्वेस्टिगेशन का जो कर रहे हैं, उनका नाम है जुल्फ़िकार। तो जुल्फ़िकार ने मुझे बताया, आपको एक फ़ाइल में मैंने ख़ुद वो 15 की कॉल की देखा है, वो कहते हैं 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे 15 की कॉल चली है। अच्छा। और उसके बाद कर्नल अता साहब हैं, अपना सिक्योरिटी के कर्नल, DHA सिक्योरिटी, उनके साथ वो जो बंदा आया, उनसे हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, वो आया।
तो उन्होंने बताया जी 4:45 बजे हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, पहुंच भी गए वो? 4:45 बजे। सही। अब आप देखें ना, जोक मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने कहा आपको कैसे पता चला? वो कहने लगे जब 15 की कॉल चलती है तो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आती है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन वकुआ जो है वो है सुबह 6 बजे का। अच्छा, वो पहले ही पहुंच गए थे और कॉल भी चल गई थी 4 बजे। 4 बजे बताएं, उनको कैसे पता चला कि वकुआ होने वाला है? देखें सिस्टम की आप, मैं क्या इस पर कहूं, वकुआ से पहले ही अगले को पता है कि वकुआ है, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 6 बजे फिर दोबारा 15 की कॉल एक गार्ड चलाता है, अराउंड 6:20 6:20 वो कॉल चलाता है। तो वहाँ फिर पुलिस आती है, SHO आता है, सब आते हैं और ये सब सिस्टम चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। हमारा दूसरा ऑफिस भी नज़दीक है, 10:30 बजे हमारा स्टाफ आता है, वो हमें कॉल करते हैं कि जी आपके बुटीक के दरवाजे खुले हुए हैं और ताले खुले हुए हैं। हम लोग फिर फ़ौरन पहुंचते हैं वहाँ। उसके बाद 11 बजे हम फ़ोन करते हैं 15 को। फिर जिस तरीके से पुलिस आती है, फिर जो आपको पता है वो कार्रवाई करने का तरीका है वो। तो माँ, मुझे ये बिल्कुल, ये बड़ा एक वाकई जोक है ये कि मतलब एक जो वकुआ है वो होता है 6 बजे के बाद और आपको 4 बजे कॉलें आना शुरू हो जाती हैं और उस पर आप जनाब रिस्पॉन्ड करते हुए पहुंच भी जाते हैं। वैसे तो पुलिस कभी वक्त पे पहुंचती नहीं है, पुलिस के बारे में आपको पता है, ये मशहूर है। लेकिन माँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि CCTV कैमराज वहाँ पर मौजूद है जिसमें आसानी गाड़ी की नंबर प्लेट देखी जा सकती है कि कौन सी गाड़ी है, क्या उसका कलर है, कितने लोग उतरे, कहाँ तक गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस ने आपको दी है? नहीं, हम खुद निकाल रहे हैं पुलिस के अलावा भी, क्योंकि जाहिर है अगर हम नहीं उनको हेल्प करेंगे तो वो हमें कैसे हेल्प करेंगे। तो अब तक क्या पता चला है? गाड़ी की रजिस्ट्रेशन किसके नाम? गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का नाम का तो नहीं पता है, करोला, लेकिन रजिस्टर हुई भी एक होंडा सिटी पे। जो नंबर प्लेट है वो जाली है। और मज़े की बात यह है कि ये एक कोई ब्रांड न्यू करोला लग रही है, क्योंकि इसके रिम्स जो हैं वो ब्रांड न्यू है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को गाड़ियों का बहुत शौक़ है, तो हमें गाड़ियों की एक एक कोने कोने का पता होता है। तो इसमें नए रिम्स लगे हुए हैं। तो ये कोई नए मेरे ख्याल से कोई गाड़ी लेके निकला है जाली नंबर प्लेट लगा के। और जितनी भी हमने तो ये समझ रहे थे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि एक करोला, वाइट करोला गैंग भी था जो इससे पहले भी वारदातें करता रहा है। तो क्या ये वही हो सकता है? कुछ ऐसा शुबा है या फिर ये कोई नई वारदात है? लिंक ही होगा। आपको पता है ना, कोई मूवी देखे इंस्पायर हो जाता है कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। तो इस तरह का कुछ होगा चक्कर कि अगर एक वाइट करोला निकली तो इस बार किसी ने कहा होगा चलो हम भी ब्लैक करोला ट्राई करते हैं। इस तरह से तो कुछ अभी होगा। जब आपकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है उसके बाद गवर्नमेंट साइड से किसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो या फिर किसी हाई पुलिस ऑफिशियल ने आपको ये कहा हो कि आप बेफिक्र हो जाएं, सुकून से सोएं, आपकी रिकवरी के जिम्मेदार हम हैं? नहीं, वो यही कह रहे हैं सब के कोशिश करेंगे, वी विल डू आवर बेस्ट, बट गारंटी किसी ने नहीं ली। गारंटी किसी ने नहीं ली है। और एग्जैक्टली ये कितने मतलब मैं तो देख रही हूँ कि हज़ारों की नहीं, जो इंसान चलो जी बर्दाश्त भी कर लेता है कि भी हो गया, अब पुलिस पता नहीं क्या करती है नहीं करती, उनकी गारंटी कोई ले नहीं रहा जी। तो करोड़ों की चोरी है जी। तो इस पर तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग बस बैठ जाएं कि हाँ भाई हो गई? नहीं, हम तो बिल्कुल बैठने के लिए राज़ी नहीं हैं, क्योंकि हम टैक्स हम पे करते हैं। तो DHA का और सिक्योरिटी का और गवर्नमेंट का ये एक मेरे ख़्याल से उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हमने चलो जितने भी रखने, 1 रखने, 2 रखने, 10 रखने, उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो व्हाट रोल डज़ द गवर्नमेंट हैव टू प्ले इन दिस? DHA सिक्योरिटी का क्या रोल है इसमें? मैं तो ठीक है इस 1-1.5 करोड़ की मालियत के लिए रो रही हूँ, जो गरीबों के एरियाज़ में ये लोग कर रहे हैं उनका क्या कसूर है कि वो इस मुल्क में रह के इतना सफ़र करें? हम लोग एज बिज़नेस बिल्कुल, हम एज बिज़नेस कम्युनिटी हम लोग इन्वेस्टमेंट बाहर की यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो हमें क्या गारंटी है कि अब आगे जाके और हमें नुकसान नहीं होगा? तो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट नीड टू बी रेज्ड। और ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ख़राब और एक बहुत ही मैं कहती हूँ बर्दाश्त से बाहर एक ये चीज़ है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं, सो वी नीड फुल प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द अथॉरिटीज़। ना कि हमें पुल डाउन किया जाए, हमारे साथ ये हादसा हो गया है, हम लिटरली पीछे भाग रहे हैं कि बता दें प्लीज़, कुछ तो बता दें, कितने दरवाजे खटखटा रहे हैं कि कोई ना कोई तो सुराग निकले। आपकी जो FIR थी वो रजिस्टर हुई है, उसमें भी वक्त लगा? नहीं, फौरी तौर पर हमने बैठ के 2.5-3 घंटे लगा के इसमें 3 वीक्स का लगना, इसमें तो जो चोरी करने वाला है वो तो सामान लेके कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, ये 3 वीक्स क्यों लगे?
इलेक्शंस पहले आ गए, क्योंकि ये फर्स्ट को ओपनिंग हुई थी, सेकंड को ये वाक़या हुआ है सुबह। फिर इलेक्शंस में सारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद SHO साहब जो थे हमारे ड्यूटी के, वो चेंज हो गए। तो यही होता है अब आज सीरियस किस्म का बिहेवियर है कि किसी का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। भाई इलेक्शंस ड्यूटी पर जो थे मामूर, वो अपना काम कर रहे थे, क्या पूरी पुलिस फोर्स वहां चली गई थी? और मैं यहाँ पर बड़ी इस पर हैरत ज़दा हूँ कि ये उस इलाके की बात हो रही है नाजरीन, कि जो कि एक पोश इलाका है, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि शायद चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी रहते होंगे। बिल्कुल, सारी जो सिंध की काबीना है वो इसी इलाके में रहती है, और उस इलाके में ये वाक़या पेश आया है। आपको गुजारिश करना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल गुजारिश करूँगी कि CM साहब, आपने अभी हाल ही में अपना दोबारा से ओथ लिया है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें आप एक सिक्योरिटी का सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि हम खुलेआम इज़्ज़त से फिर सकें और हमें ये कोई ट्रबल ना हो, आगे कोई परेशानी ना हो कि हमें अगर अथॉरिटीज़ के साथ कोई छोटी मोटी मामूली भी चीज़ हो तो वो लुक आफ्टर की जाए। क्योंकि कराची में आपको पता है इतनी ज़्यादा स्नैचिंग होती है, मोबाइल फ़ोन्स की, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, ये होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो यहाँ पे ज़रा इस चीज़ के ऊपर ध्यान करें क्योंकि ये आगे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और फिर लोग वैसे ही भाग रहे हैं मुल्क से, और हमारी कोशिश हो रही है कि हम यहाँ पे और मज़ीद टिकें। तो ज़रा आपसे बहुत सिंसियर और हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मामले को आप ख़ुद देखिए। बिल्कुल, और मैं पर्सनली महा की तरफ से भी और वैसे भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चीफ मिनिस्टर साहब कि ये वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आप लोग खुद कहते हैं कि पूरा मुल्क चलता है, तो प्लीज़ इस हवाले से कुछ ना कुछ किया जाए ताकि इनकी एटलीस्ट रिकवरी हो सके। ये हज़ारों की नहीं करोड़ों की बात है, और ज़ाहिर है जिसका नुकसान होता है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि वो किस स्ट्रेस में है। तो प्लीज़ इस पर कुछ ना कुछ किया जाए ताकि आप अगर कांटेक्ट करेंगे जो पुलिस चीफ ऑफिशियल होंगे तो यकीनी तौर पर इस पर कुछ ना कुछ होगा और जल्द से जल्द होगा। तो महा आप मेरे साथ ही रहेगा। एक और मामला है जो कि कपड़ों से ही जुड़ा हुआ है, मैं चाहूँगी थोड़ी उस पर भी बात हो जाए। लाहौर में वो जो अरेबिक कैलीग्राफी थी, जो खातून के लिबास का मामला है, वो अभी तक सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। हालिया दिनों एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तौहीन कुरान का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा दर्ज करने की बातें हो रही हैं। सारिफीन की जानिब से वीडियोस में नजर आने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के इस वक्त चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी साहब, मौलाना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौलाना साहब, लाहौर में खातून के लिबास के मामले पर सोशल मीडिया पर सारिफीन के दरमियान एक नई बहस जारी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। मुझे ये बताइएगा कि अरबी खताती का लिबास क्या हमारे मुआशरे में ज़ेबतन नहीं कर सकते? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ऐसे जुमले जो जिनका कोई शरीयत से, इस्लाम से या मुक़द्दसात से ताल्लुक़ ना हो, या ऐसी तस्वीर बिल्कुल वो पहनी जा सकती है और कोई शरीयत ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई है। ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर अरबी का जुमला है तो वो लिबास क्यों पहना, वो जहालत की बात है। उसका दीन से या इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पुलिस पहले ही मामले को सुलझा चुकी है जिसमें उलमा भी शामिल थे, मगर हमारे यहाँ लोग अब क्यों दोबारा इसको मौजूद बहस लाकर एक नया मसला खड़ा कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस मसले के ऊपर अगर उन मुजरिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई होती, उनको दहशतगर्दी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाता, उन पर FIR हो जाती तो ये बहस ख़त्म हो जाती। अब चूँकि उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि क्यों कमज़ोरी दिखाई गई है या क्या वजह है, और लिहाजा जब आप कानून का निफाज नहीं करेंगे और मुजरिम जो हैं उनको ये एहसास होगा कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर यही कुछ होगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें मौलाना साहब, खातून इस सारे मामले में जो इसमें इन्वॉल्व है वो बेचारी पहले ही डरी हुई है, रो भी रही थी। इस तरह तो मेरा ख्याल है कि उसके हकूक भी पामाल नहीं हो रहे कि इस मामले को छोड़ा ही नहीं जा रहा। कहा कि अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाए, दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा हो जाए, ये गिरफ्तार हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा। जब तक नहीं होगा ये चलता रहेगा। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बता दें कि हमारे मुआशरे में इल्म का फुकदान है जिसके बायस अक्सर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको उठाने की अशद ज़रूरत है कि ऐसे वाक़यात फिर से रोनुमा ना हो? हमें अपनी कौम को अवेयरनेस भी देनी चाहिए। हर किसी को मीडिया है, उलमा है, मेहराब व मिंबर है, हर किसी को अपना किरदार भी अदा करना चाहिए।
और उसके साथ साथ कानून को भी हरकत में लाना चाहिए ताकि ये सिलसिला खत्म। सही, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से अपने जो व्यूज़ हैं उनसे हमें आगाह किया। आपने तो साफ कहा है कि भी इन लोगों को लॉकअप में होना चाहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब मुझे कुछ बात करनी है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। सीजन 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है और 166 रन के कामयाबी से उसूल में कॉलिन मनरो 82 रन के साथ नुमाया तरीन रहे हैं। एलेक्स सेल्स ने 47 रन बनाकर टीम की फतह की राह हमवार की है। आज होने वाले वाहिद मुकाबले में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। मुझे ये बताइएगा साजिद साहब कि ये क्या हो रहा है। मैं कराची में बैठी हूँ तो कराची किंग्स तो परफॉर्म ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों ये इतने कंफ्यूज हैं। बैटिंग लाइन इनकी सॉर्ट आउट नहीं है, कभी किसी को शान मसूद के साथ ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। ओपनिंग लाइन ही इनकी सॉर्ट आउट नहीं है। कैसे देखा आपने कल का मैच? शहरीज, यकीनी तौर पर हर चीज़ आपने कवर कर दी और मैं भी यही कह रहा हूँ, जो उन्होंने ड्राफ्टिंग दी है सही प्लेयर नहीं उठाए अपने ड्राफ्टिंग से, अपनी मार्केटिंग के चक्कर में लग रहे हैं। पीसीबी के साथ जो उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मगर प्लेयर पर तरजीह दी। कराची के साथ हम भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह आप जुड़े हुए हैं, एक तो बहुत मायूसकुन कारकर्दगी कराची के कप्तान शान मसूद की बात करूँ, शोएब मलिक की बात करूँ, ओवरऑल टीम जेल होके नहीं खेली जिस तरह हम समझ रहे थे। कराची जो आके कराची में 3 मैच जिस तरह खेल चुकी थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के आई थी। जैम पैक क्राउड लाहौर में जिस तरह आखिरी बॉल में चौका उसने लगाया था, वो जीत के आए और हम ये तवक्को रख रहे थे कराची में कराची बहुत स्टार्ट करेगी। पर कराची की जिस तरह शोएब मलिक का रन आउट होना एक सवालिया निशान बन के सामने आया। शोएब मलिक सीनियर प्रो 11,000 रन बनाए, 22 साल खेली और मैं समझता हूँ 2024 वर्ल्ड कप खेलने जाने वाले प्लेयरों में बड़े सीनियर खिलाड़ी है। और इस तरह का रन आउट होना, फिर मैं समझता हूँ उस तरह की शान मसूद जिस तरह हम तवक्को रख रहे थे फ्रंट से लीड करेंगे, 27 रन बनाए। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे पिच से उतर के, जिस तरह बोल्ड हो गए, मैं समझता हूँ नसीम शाह ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसके भाई उदय शाह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। ये चीज को मंदिर रखते हुए इस्लामाबाद में एक अच्छा टॉस जीते, एक अच्छा मैच जीता, मुंह से ले लिया कराची किंग। जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रही थी, तो तमाम शोबों में मैं समझता हूँ कराची किंग ने उस तरह की तैयारी नहीं करी जिस तरह की तैयारी करना चाहिए। मगर इस्लामाबाद के ओवरसीज खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप दिखाई। इसी तरह की उनकी पार्टनरशिप की जरूरत थी। ओवरसीज ओपनरों ने काफी अरसे से वो रन नहीं बना रहे थे, मगर 100 रन की पार्टनरशिप बनाना और इस्लामाबाद को जीत की तरफ लेके जाना एक अच्छी खुशाइन बात है। मगर इस्लामाबाद ने जिस तरह आपने ये नोटिस किया होगा साजिद साहब कि ये लोग ना, इनका ज्यादा जोर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है। जिस तरह एक टीम जेलिन होके खेलती है ना, कि सब अपनी अपनी जगह पे मिलकर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, वो नहीं है। किसी मैच में कोई एक चल गया, किसी मैच में किसी एक पर रिलाई किया हुआ है पूरे तरीके से। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, कंफ्यूज है, कुछ इस टीम में कुछ सेटल नहीं लग रहा मामला। देखिए शहरी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, नॉन सीरियस कप्तान और शादाब की हम बात करें, नॉन सीरियस कप्तान है। जिस तरह की उनको फ्रंट ऑफ लीडिंग करें, शुरू में हमने पाकिस्तान सुपर लीग 90 एटिस में तो वाज़ेह तौर पर बात आपने अपने उठाई थी, कप्तान नॉन सीरियस। आज अम्माद वसीम को उन्होंने गेंद दी, बड़े अरसे बाद नई गेंद दी, उसने 24 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। तो ये चीज़ तो मंजर रखते, अम्माद वसीम नया बॉल करते हैं, तो उससे पहले उन्होंने नया बॉल नहीं कराया, 1 ओवर कराते रहे। उसके बाद खुद कभी नंबर 7 पे बैटिंग करते, खुद नंबर 4 पे आते। मगर पिछले मैच में इनपैक्ट आजम खान ने डाला था, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, मुंह से 30 बॉल 70 रन बनाए, मैच जिता दिया था। तो मैं ये समझता हूँ इस तरह की टीम को जरूरत है और सीरियस खेलना चाहिए। देखिए उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, फहीम अशर को खिलाते, कभी किसको खिलाते, टीम को बार बार चेंजिंग नहीं करना चाहिए। जिस तरह की हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, कि लाहौर कलंदर की बात ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन वो भी 48 रन सिर्फ उन्होंने स्कोर किए हैं। अगर बॉलिंग साइड की बात की जाए तो एक विकेट बस ली गई है ना, बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पता नहीं, इन्होंने पहले भी जो एक मैच जीता भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने जीता है, बहुत मुश्किल से मैच जीता, हार गए थे वो मैच। अगर वो मैच जीता तो यकीनी तौर पर उनकी दूसरी टीम की नाकास कारकर्दगी वहां से जीते हैं। और ये यकीनी तौर पर उनको सोचना चाहिए आगे उस तरह की कारकर्दगी इस्लामाबाद नजर नहीं आ रही जिस तरह की हम सोच रहे थे, समझ रहे थे। ओवरसीज से तो काफी अरसे बाद मेरे ख्याल में 4थे मैच के बाद ये पार्टनरशिप, उन्होंने भी 3 मैचों में कोई रन पार्टनरशिप की खास कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। मगर इस चीज को मंजर रखते हुए हैदर अली उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही जिसपे बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। हम यहाँ पर
भाई आजम खान के अलावा किसी भी इंतजार नहीं करते। अम्माद वसीम को पिक किया, बस अम्माद वसीम को आज के उसने ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा था, आउट हो गए। मगर मैं समझता हूँ इस कप्तानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पाकिस्तान सुपर लीग में। बार बार हम कप्तानी पे जोर दे रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जो बाबर ने कप्तानी की, दोबारा हम आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, 2024 में बाबर कप्तान बनने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर डेमिस समी जो शावर सलमी के हेड कोच हैं, वो पाकिस्तान के कोच बनने जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साजिद साहब, और इस्लाम ने अच्छा परफॉर्म किया। कॉलिन मनरो की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और यही वजह है कि वो लोग ये मैच जीते भी हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो मैचेस तो भी आगे भी हमें और देखने को मिलते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे पास अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ क्या है अगर मैं बता दूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि रमज़ान की आमद में अब सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार आपको करवाऊंगी उस सरप्राइज़ देने के लिए, देना तो अल्टीमेटली मैंने ही है। तो नाजरीन को इंतज़ार है कि बोल पर रमज़ान ट्रांसमिशन कौन करने वाला है। तो हम आज इस पर से पर्दा उठाएंगे। अब आपको आइडिया होगा कि मेरा सरप्राइज़ किस किस्म का होने वाला है, कि आज मैं रिवील करने वाली हूँ कि बोल एंटरटेनमेंट पर रमज़ान ट्रांसमिशन कौन करने जा रहा है। पाकिस्तान की फेमस पर्सनालिटी हैं, मारूफ एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, कंपेयर भी हैं, होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको इंतज़ार ना करवाऊँ, ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं होता। तो आप स्क्रीन पर उन्हें देखते भी रहे हैं, आप उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, आपने उनको फिल्म में भी देखा है, आपने उनको टीवी पे बहुत सारी ट्रांसमिशंस में भी देखा है, बहुत सारे शोज़ में भी देखा है। तो अब मेरा ख्याल है बता देती हूँ, वन एंड ओनली साहिर लोधी इस वक्त मेरे साथ। साहिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रह गया। अच्छा, एक और रह गया है। एक और रह गया, उससे खुलेगा ही नहीं, उसको भी फाड़ने की कोशिश करेंगे। Anyhow, बहुत अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह से अब आप पार्ट ऑफ बोल अगेन। पहले भी आप थे। Now I'm formally बोल फैमिली। बोल फैमिली। हाँ, बोल फैमिली। तो I think it's really good। मैं आपसे पूछूंगी, अब आप हेड ऑफ बोल एंटरटेनमेंट हैं। सर नहीं, ये मुझे पता नहीं है, आप मुझे बता रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आप बता रही हैं। ये आपको मेरे से पहले पता होगा। मुझे नहीं पता। Anyway, हाँ बोलिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब क्या कुछ देखने को मिलने वाला है बोल एंटरटेनमेंट पर नाजरीन? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसी होती है जिसके आई रियली लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान ट्रांसमिशन। जितनी भी ये ट्रांसमिशन जो बोल अब कर रहा है रमज़ान में बोल, ये बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है। अच्छा। वो एक कनेक्शन जो आवाम का टेलीविज़न से होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल पे आवाम हो या टीवी पे आवाम हो, तो वो हम उसको रीस्टैब्लिश करने चाह रहे हैं दोबारा से। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी जिससे पहले उनको किसी और ट्रांसमिशन में देखने को नहीं मिली हैं, और बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हम नए अंदाज में सामने लाएंगे जिससे आपका कनेक्ट जो है वो बढ़ेगा। तो टू मी आई थिंक दिस टाइम यू शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू द बोल रमज़ान ट्रांसमिशन, बिकॉज इस मरतबा हम सहरी एक अलग अंदाज से करने जा रहे हैं, अफ्तार जो है वो एक अलग अंदाज से करने जा रहे हैं। 30 हमारे दिन हैं तो 30 हमारी कहानियाँ हैं, 30 ऐसी कहानियाँ हैं जो आम पाकिस्तानी की कहानियाँ हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे नए सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हम आम आदमी को मौका दे रहे हैं कि वो आके अपनी आवाज़ को वॉइस कर सके। फिर एक सेगमेंट उसके अंदर हमारा पॉडकास्ट का है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट। रमज़ान जब स्पेशली आता है ना, तो जाहिर है हम सब बतौर मुसलमान हम सब की कोशिश भी होती है कि इसमें जितना हो सके हम किसी की हेल्प करें। तो मुझे ये बताएगा कि उनके बहुत सारे लोग जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं टीवी पे भी, वो भी ये प्लान करते हैं कि भी हमें भी जाने का मौका मिले। तो ये जो आम लोग हैं, इनको पार्टिसिपेशन का कितना मौका मिलने वाला है? इनको 2000% मौका मिलने वाला है पार्टिसिपेशन का। आज या कल के बाद आई थिंक जो टिकट्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, और हमारे पास ऑडियंस हमें चाहिए होगी। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। देखिए, इस मरतबा हम बहुत बड़ा रमज़ान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अच्छा, वो इसलिए भी है, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं, वो एक जो नीड है हमारे कनेक्शन की एक दूसरे से। बिकॉज देखिए, हम डिवाइड हो चुके हैं, हमारे इख्तलाफात बेतहाशा हैं। अब इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू लेट्स ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। एक ये टुगेदरनेस का जो पैगाम है ना हमारा, इस मरतबा जो बोल का जो हमारी टैगलाइन है वो है साथ मिल के।
साथ मिलके वेरी नाइस। हम साथ मिलेंगे, हम काम करेंगे, हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। इनफ अबाउट एक्सक्यूजेस, इनफ अबाउट कि जी ये कंप्लेंट्स हमारे मुल्क में ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। जो नहीं है वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। तो जो है हमने उसी को बेहतर करना है, जो है उसी से हम चीज़ें निकालेंगे। तो आई थिंक इस मरतबा आपको उलमा डिफरेंट अंदाज में नज़र आएंगे। इस मरतबा आप जब नात सुनेंगे तो वो आपको और ज़्यादा एक दूसरे मुख्तलिफ अंदाज में मुझे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के टैलेंट को मौका मिलेगा, आम आदमी के कारोबार को मौका मिलेगा, आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे आप घर बैठे देख रहे हो, आप डिजिटल पे देख रहे हो, या आप हमारे ऑडियंस हो, टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस, अ लॉट ऑफ प्राइजेस। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी थोड़ा सा, आप क्योंकि ज़ाहिर है आप बोल एंटरटेनमेंट के एज अ हेड, ज़ाहिर है आप पे जिम्मेदारी है। ये मुझे मैं ये चाह रही हूँ कि ये आपका कैमरा है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रिसीव होते हैं जो कि बोल के शोज़ के हवाले से फेक कॉल्स रिसीव करते हैं, जिसमें कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपके लिए इतने का इनाम है, आप इस जगह पर पहुंच जाएं, आपको इतने पैसे देने हैं। और मुझे मैं साहिब, मैं किसी एक दो मैसेजेस की बात नहीं कर रही। आई थिंक ये मुझे 15-20 दफ़ा लोगों ने पूछा कि भाई हमें ये कॉल आई है और ये बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से आई है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा जी मैं बोल एंटरटेनमेंट से बात कर रहा हूँ, तो आपकी ये नाम आपका निकला है, आपकी करोला गाड़ी निकल आई है, तो लिहाजा आप यहाँ पर पहुँचे और इतने पैसे साथ में आए, तो थोड़े बहुत ऑब्वियसली आपको पे करने पड़ेंगे, लाखों का तो इनाम है। उनके लिए आपको मैसेज दें, ये बड़ा गलत है, पता नहीं कौन ये कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिए कि बोल एक बहुत क्रेडिबल इदारा है। हमारी क्रेडिबिलिटी हमारी पहचान है। हम ये चाहते हैं कि हम हर तरह से आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, लेकिन उसमें आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि चूँकि बोल एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इस नाम का बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो या तो आप हमारे इदारे को कॉल कर सकते हैं या आप कानूनी मदद ले सकते हैं, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फेक। हमारी तरफ से कोई शख्स आपको कॉल करके ये नहीं कहेगा कि आपका एक बहुत बड़ा इनाम निकल आया है या आपकी करोला गाड़ी निकली है। जो भी आपका निकलेगा वो हमारे या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निकलेगा या फिर, और आप जीतेंगे, आप इनामात भी जीतेंगे। इस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हमारा जो एम है वो ये है कि हम अगर आपको और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर दें, और वह उम्मीद और दयानतदारी। ये हम ज़रूर स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई शख्स आपको ये कॉल कर रहा है और बोल का नाम लेके कॉल कर रहा है तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमें आप कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपके पास हैं। और अगर हमें कॉल नहीं करते तो कानूनी इदारे को कॉल कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज दैट्स एब्सोल्युटली फेक। इसका कोई ताल्लुक बोल की ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ पर हम रमज़ान ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बहुत सारे हवालों से बड़ी। आप लोगों का कॉफ़ी नहीं होती क्या? अगर है तो प्लीज़ ला दीजिए। कॉफी आ गई, कॉफी बिल्कुल आपकी रेडी। आप ही दे दीजिए मुझे। अच्छा, आप बैठी प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं अपने लाइव शोज में अक्सर ऐसा कर लेता हूँ। सभी ये हुस्न है लाइफ का, ये हुस्न है लाइफ का। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है ना, ये सारे बहुत सारे हवालों से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है, बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम होते, जो कि ये हमारे जय्यद उलमा जो बैठे होते हैं इसमें हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली आपने ये पूरा वाक़या देखा जो लाहौर में पेश आया है, वो सिर्फ अरबिक कैलीग्राफी के हवाले से। तो इसमें एक अच्छा खासा तबका है हमारे यहाँ जिसको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप लोग कितना काम करने वाले हैं इस ट्रांसमिशन में? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि उलमा को एक पेज पे लाके बिठाया जाए, और दूसरी बात ये कि वो जो हम इंस्टिगेट करते हैं डिफरेंसेस को, उनको ख़त्म किया जाए। तमाम मसालिक की अहमियत अपनी जगह, तमाम मसालिक का अदब अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कौम को इकट्ठा करना है। तो आप ये ज़रूर देखेंगी ट्रांसमिशन के अंदर कि इस किस्म की जो लग़्व बातें हैं, इस किस्म की जो फजूलियात हैं, उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि जो सही तदरीस का अमल है, जो सही इल्म है, उसको भी हम स्प्रेड करेंगे। ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान का वो इमेज जो है, देखिए नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हम ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। अब ये एक माइंड सेट है जिसे हमें चेंज करना है। तो ये एक रमज़ान ट्रांसमिशन से चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इब्तिदा होगी, ये हमारी ट्रांसमिशन या फिर किसी और चैनल की ट्रांसमिशन, ये इब्तिदा होगी इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की। बिकॉज अगर आज हमने ये ख़त्म नहीं किया तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम लेट हो जाएंगे, और आगे चल के इसके जो रिपरकशंस हैं वो बड़े अजीब हैं। तो टू मी आई थिंक जब आप हमारी ट्रांसमिशन देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस मरतबा जो रमज़ान है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में मनाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि सही इल्म लोगों तक पहुँचे, इस्लाम की सही तक पहुँचे, और इंसान, देखिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हम में से अक्सर लोग ये बात नहीं करते कि एक कामयाब इंसान कौन होता है।
आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें हम कामयाबी की बात करेंगे। देखिए जहाँ हम इन लोगों की बात करें वहाँ पर एएसपी शहर बानो भी हैं। यस कैसे एब्सोल्युटली उन्होंने परफॉर्म किया, एक सिंफ नाजुक होते हुए अच्छा, इतने मॉब को कंट्रोल करना ये छोटी बात नहीं है। एक और बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जब तक आप खवातीन को बराबर का हिस्सा नहीं देंगे तब तक माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वुमेन आर अ बेटर रेस, दे रियली आर। जो चीज़ें ख़वातीन कर सकती हैं मर्द उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि हम दोनों के अपने अपनी चीज़ें होती हैं, हम दोनों काम करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक तन तना खातून जो हैं, एक पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जाके उस लड़की को वहाँ से निकाला है, उसको बचा के। टू मी आई थिंक अब हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ख़वातीन को हमारे साथ शाना बशाना चलना है। और आप इस रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ देखने वाली हैं, इस ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ देखने वाली हैं। देखिए अगर हमने ये एक ट्रांसमिशन करके छोड़ दी और ये यहीं रह गए और अगले साल का हमने फिर दोबारा इंतज़ार किया तो वो गलत है। ये 1 महीने की प्रिपरेशन है अगले 11 महीनों के लिए। सही बात है। टू मी आई थिंक वो जो माइंडसेट है हम उसको चेंज करेंगे। मेरे ख्याल में जब आप हमारे उलमा से बात करेंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, और ये इस वक्त फुटेज आपको दिखाई जा रही है, ब्रावो टू हर, सैल्यूट टू हर। टू मी आई थिंक ये पाकिस्तान का सही ट्रू फेस, एंड आई होप एंड प्रे कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में दोबारा ना हो, कभी ना। अच्छा साहिर, अभी आपने एक थोड़ा सा रिवील किया है आपने इस ट्रांसमिशन के हवाले से कि इसमें पॉडकास्ट का सेशन भी होने वाला है। पॉडकास्ट का बिल्कुल होने वाला है। बहुत सारे नाजरीन जो कि शिरकत करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको आपसे मिलने का शौक तो होगा ही, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने वाले हैं। देखें सेलिब्रिटीज़ तो बहुत सारे होंगे, मैं उनके नाम रिवील नहीं कर सकता, लेकिन पॉडकास्ट अब पहली मरतबा ये पॉडकास्ट, और मैं अब डायरेक्टली तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट आम आदमी की है। तुम लोग डायरेक्टली मेरे साथ पॉडकास्ट करोगे, हर रोज़ के 12 मिनट होंगे, और इसका नाम है बात तो करो। बात तो करो, बात तो करो। मेरे पास आओ, बैठो मेरे साथ, दो बदू बैठो, मुझे अपनी ज़िंदगी बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी है क्या, तुम्हारे मसाइल क्या हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम बात करते हैं। देखो हम हमेशा एक दूसरे के डिफरेंसेस देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि सिमिलैरिटीज़ को जानना छोड़ देते हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, डिफरेंसेस शायद बहुत थोड़े हैं, लेकिन हम उन डिफरेंसेस को बहुत पीक पे पहुंचा देते हैं और उसको बुनियाद बना के एक दूसरे से नफरत भी करने लगते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ भी रखते हैं, एक दूसरे के लिए बुरे जज्बात भी रखते हैं। टू मी आई थिंक इन सब को अब ख़त्म होना है। तो हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो बहुत रिवीलिंग पॉडकास्ट होगी, बहुत अपफ्रंट पॉडकास्ट होगी, बहुत हेड ऑन पॉडकास्ट होगी। आप सोचो कि मेरे पास एक खातून आती है जो ये कहती हैं कि मुझे बताइए कि मैं 35,000 रुपये बना रही हूँ, मैं ज़िंदगी में गुजारा कैसे करूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, अब हस्बैंड नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। मुझे तो आप मुझे कहते हैं कि जी मुझे बजट बना के दो, मेरे पास तो बजट नहीं है, मुझे तो बजट बनाना आता ही नहीं है। आई हैव गॉट 3 किड्स जिनकी मुझे तालीम भी करनी है, तालीम कहाँ से पूरी होगी। तो जो रियलिटी है हम उसको सामने लेके आएंगे। सबसे पहले हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो ये तो एक इसका हिस्सा पॉडकास्ट का। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं आप ज़रूर हमसे कॉल करें, और इवन अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन आपके उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जो है वो भी हम आपके सामने पेश कर सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताइए कब सिलसिला कब शुरू हुआ कि जिन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना है वो खुद को रजिस्टर कराएंगे, कब करवाना शुरू करेंगे, कैसे आप तक उनकी रसाई होगी, सब कुछ बता दें। देखिए अब आज से इंशाल्लाह आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे या हमारे ट्विटर पेज पे जाएंगे, हमारे यूट्यूब पे जाएंगे या हमारे इंस्टा पेज पे जाएंगे तो आपको ये तमाम इन्फो जो है वो नज़र आ जाएगी। फिर आपके हम प्रोग्राम की ज़रूर मदद लेंगे, मैं एक मरतबा फिर दोबारा आऊँगा, तफसीलात ज़रूर बताऊँगा, तो इस प्रोग्राम की भी हम मदद लेंगे। और हमारे जितने जहाँ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं, आपको ये सारी इन्फो मिल जाएगी। हमारे पास इस वक्त जो डेटा है उसके अंदर करीबन 2000 लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारे पास जो डेटा है। तो मैं ये चाहता हूँ उसके अंदर आप भी रजिस्टर करें। हम अगर आपकी कहानी हमें इंटरेस्टिंग लगती है, अगर हमें ये लगता है कि आपकी कहानी पूरे पाकिस्तान तक, पूरी दुनिया तक पहुँचे, तो हम ज़रूर उस कहानी को पहुँचाएंगे, आपकी बात को पहुँचाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हम करना चाहते थे बरसों से, वो इस ट्रांसमिशन के ज़रिए इस्टेब्लिश हो जाए। और यहाँ से बिगिनिंग एक नए सफ़र की। कितने घंटों की होगी ट्रांसमिशन? सुबह 2 बजे से 5 बजे तक हमारी सहरी है, 5:30 तक सहरी है, फिर इसके बाद 2 बजे से 7:30 बजे तक, 7:15 जब तक रोज़ा नहीं खुल जाता तब तक हमारी इफ्तार है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रांसमिशन। उसमें आपको कवालियाँ देखने को मिलेंगी, उसमें आपको नातें तो थक जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा रमज़ान कॉफ़ी आपको एनर्जेटिक रखेगी, लेकिन रोज़ा होता है मेरा, हमेशा मेरा रोज़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब भी ट्रांसमिशंस की हैं या वैसे भी मैंने पिछले 25-27 सालों में शायद 1 या 2 रोज़े मेरे छूटे हैं इससे, क्योंकि रमज़ान एक अजीब सी एनर्जी आपको देता है। सही बात। अच्छा और मुझे लगता है कि मैं रोज़े में ज़्यादा खुश होता हूँ और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो टू मी आई थिंक, और आप सिर्फ रमज़ान की हद तक ना सोचें बोल को,
बोल आपके लिए ईद और ईद के बाद और रमज़ान के दौरान ऐसी चीज़ें लेके आएगा, ऐसी चीज़ें लेके आएगा कि आप एक बार बोल को ट्यून कर लेंगे तो फिर आप ट्यून आउट नहीं कर सकते। मैं रिवील करना चाहता हूँ, एक हमारा प्ले है जो लगेगा, जो 30 दिन के लिए लगेगा। इट इज़ कॉल्ड चांद नगर। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू वॉच इट। इट्स अ स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल ये तो स्टोरी। बहुत सारी ट्रीट्स हैं Yes. जो कि मिलने वाली हैं। Yes. अच्छा, मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जब से आपको देख रही हूँ माशाल्लाह, आप वैसे के वैसे हैं, वैसे ही स्मार्ट, वैसे ही हैंडसम और वैसे ही एनर्जेटिक। क्योंकि अभी आपने खुद ही बताया कि इतने घंटों बोलना, तो एज एन एंकर मैं ये जानती हूँ कि एंकर के लिए नॉन स्टॉप 2 से 5, 5:30 तक बोलना, वो भी विदाउट फंबल, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो उसके लिए आप सहर और अफ्तार में ऐसा क्या खाएंगे, मुझे भी बताएं। देखिए, अच्छा मैं थोड़ा कम खाने लगा हूँ और बहुत कम खाता हूँ, अब बहुत ज़्यादा नहीं खाता। मैं पिछले दिनों कुछ बीमार हो गया था और अभी भी आई एम गोइंग थ्रू दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम रिकवरी फेज है जी, रिकवरिंग फेज़ है और आई थिंक अब ठीक भी है। लेकिन डॉक्टर्स की कुछ हिदायत ऐसी हैं कि अब मुझे थोड़ा सा कम खाना है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने ये सीख लिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है वो लेस हो जाती है। तो टू मी आई थिंक आप जो भी खाएं, आप ज़िंदगी में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पोर्शंस के हिसाब से खाइए, अपने पोर्शन को कंट्रोल करके खाइए, तो आई थिंक आपको ज़्यादा एनर्जी और बूस्ट मिलता रहता है। प्लस हमारे उसी शो के अंदर, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, आपको डॉक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, आपके पास साइकियाट्रिस्ट भी, शेफ़ भी होंगे, मज़े के खाने होंगे, और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये आपको बताया जाएगा कि आपने रोज़े का एहतमाम कैसे करना है। सहर के अंदर आप क्या खा सकते हैं कि पूरा दिन आप बेहतर रहें, अफ्तार में आप क्या खा सकते हैं कि आप सहरी के लिए तैयार हो जाएं। एंड प्लस एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है कि रमज़ान में वेट बढ़ जाता है। और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने 30 दिन हमारी अफ्तार और सहर देखा तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज बहुत सारी MSc टिप्स आपको देने वाले हैं। अच्छा, प्लस अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे पास होंगे। अच्छा, जी बिल्कुल। नहीं, तो देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल के फैमिली हूँ ना, इसी तरह से ये पाकिस्तान और फिर ये पूरी दुनिया मेरी फैमिली है। आई वॉन्ट टू बी ग्लोबल, आई डोंट वॉन्ट बोल टू बी जस्ट अ नेशनल टेलीविजन, आई वॉन्ट बोल टू बी ग्लोबल, आई वॉन्ट एवरीवन टू नो व्हाट बोल इज। वो पूरी दुनिया, देखिए आज हम CNN की बात करते हैं, BBC की बात करते हैं बैठ के, आज हम ब्लूमबर्ग की बात करते हैं, आज हम और बहुत CBS की बात करते हैं, NBC की बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्लेस आवरसेल्व्स एज। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, क्रिएटिव विलेज है, अब आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। तो टू मी आई थिंक बोल हैज़ टू बी अ बिगर प्लेयर एट द वर्ल्ड फोरम। तो आई थिंक हम जब बोल को देख रहे हैं, बोल का भी हमने सफ़र शुरू किया है, तो मेरे एम्बिशंस ये हैं कि हम बोल को ग्लोबल लेके जाएं। बोल हैज़ टू बी अ ग्लोबल टेलीविजन, बोल हैज़ टू बी एन इंस्टीट्यूशन, बोल हैज़ टू बी अ तहरीक, बोल हैज़ टू बी दिस जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आए, एक्चुअल तब्दीली लेके आए, जहां माइंडसेट्स को हम चेंज करें, जहां हम आने वाली यंगर जनरेशन को तैयार करें, जहां यंगर जनरेशन का पार्टिसिपेशन क्रिएटिवली हो और अच्छा हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारी ट्रांसमिशन में और हमारे शोज़ के अंदर, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आपको इनकलकेट होती भी नजर आएंगी। बेहतरीन। अच्छा, ये जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, तो ये मतलब रफली जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनके ज़हन में आइडियाज़ तो हैं ना, उनके पास इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास स्पॉट्स हैं कि वो कहाँ जाएं, तो इसमें आप हर तरह के लोगों को बुलाएंगे जो आएं और आपसे शेयर करें। वुड यू बिलीव सैरिश कि आपको पाकिस्तान में पैसा बनाने के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और ये आप हमारी जब ट्रांसमिशन देखेंगे, आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? यस, आई एम एब्सोल्यूट। आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में एक आदमी का बहुत बड़ा असर है, एंड हिज नेम इज़ मोहम्मद अली, द बॉक्सर, द लेजेंड। वो ये कहता है कि किसी बॉक्सिंग के मैच को जीतने के लिए स्किल से ज़्यादा विल की ज़रूरत होती है। विल की ज़रूरत। तो आपकी अगर विल है कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, तो हमारे पास ऐसे बेल्स एंड विसल्स हैं कि हम आपकी ज़िंदगी को चेंज करवा सकते हैं। मेरे एक बहुत अजीज़ तरीन दोस्त हैं रेहान, उनको मैंने बुलाया है, उनको मैंने इंगेज किया है, डॉक्टर ज़ार को मैंने इंगेज किया है, साकिब को मैं इंगेज करूँगा, इनेबलर्स वाले। तो हम आइए मिल के चेंज करते हैं ना, साथ मिल के कुछ डिफरेंस पैदा करते हैं। देखिए, अगर आप बोल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, और आपको ये पता चल जाएगा बिकॉज ये चीज़ कैच ऑन तो करेगी। हर आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आपको लगता है कि यार आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो देखिए आपको देखना तो पड़ेगा, आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कह देने से कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ, ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। आपको थोड़े से डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें मौका दीजिए, आइए शोज़ देखिए, आइए हमारी ट्रांसमिशन देखिए, फिर इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है या नहीं तब्दील होती। देयर इज़ अ लॉट।
खाने बनाने से लेकर, पकवान से लेकर, साइकियाट्रिस्ट से लेकर, उलमा से लेकर, नाते रसूल मकबूल से लेकर, ह्यूज ट्रांसमिशन। और जब इतने घंटे हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को एंगेज किया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत कुछ सीखने, समझने, देखने का मौका मिलने वाला है। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं तो यहीं पे होंगी, देखती रहूँगी आपको। अच्छा, एक और चीज़ है जिस पर मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप भी लपकुशाई करें बतौर पाकिस्तानी, आपकी भी एक ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि जहाँ ज़िंदगियाँ बदलने की बात हो रही है वहीं पर हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी कौम जो कि पिछले तकरीबन 16-17 महीनों से काफ़ी मुश्किल में थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लोग पिस रहे हैं इस वक्त महंगाई की वजह से। और एक उम्मीद ये थी कि जी इलेक्शंस हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, महंगाई कम होगी, रोज़गार का सिस्टम थोड़ा खुलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा, डॉलर भी नीचे आएगा। तो आपने किस तरह देखा आज कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है? गुड लक। आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ये? अच्छा, मेरी तो बिल्कुल थी। मैं हमेशा ना चीज़ों को बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ देखता हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल है, आज हम मुश्किलात में हैं, लेकिन एक अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं कभी मायूस नहीं होता, मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता। मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं से हम सर्वाइव कर जाएंगे। हमें अपने चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन को चेंज करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। एज ए नेशन थोड़े से सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मैंने आपसे फिर कहा ना, हीलिंग हमें चाहिए, साथ मिलके हमने काम करना है। ये मैं अपने पॉलिटिशियन से भी कह रहा हूँ, बोल का मैसेज है, साथ मिलके। वेदर इट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वेदर इट्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वेदर इट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वेदर इट्स तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हू एवर इट इज़, जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक टेबल पे अब पाकिस्तान की बका के लिए आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि आप जो ये बात कर रहे हैं, ये मैंने जरदारी साहब से सुनी है, मुख्तलिफ मीटिंग में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बोल रहे हैं कि हम जो सबको लेकर साथ चलने की बात करें, नॉट पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, हम तहरीक इंसाफ को भी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है साहिर कि एक व्यू वो है जो हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, वो पुरुमीद है और बेहतर हो रही हैं। SIFC एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। और एक तरफ एक लेमैन है जो वाकई ये भी जाहिर है उसको तो टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं ना, अपने बिजली के बिल में भी, पेट्रोल भी महंगा खरीद रहा है, उसके लिए रोटी महंगी है, उसके लिए 2 वक्त का गुजारा करना रोटी का मुश्किल हुआ है, वो अभी उस तरह नहीं समझ रहा। बट लेमैन को सरिश ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये एक दिन में नहीं हो गई हैं। अभी लेमन तक फ्रूट आते 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 वक्त भी जिस थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जहाँ इतना किया है वहाँ थोड़ी सी पेशेंस आप और कर लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात बहुत तब्दील है। और एक बात याद रखिएगा, आप बोल की ट्रांसमिशन देखिएगा, हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा IT वुड बी द नेक्स्ट फ्रंटियर, IT वुड बी द नेक्स्ट फ्रंटियर। आप यकीन जानिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जहां आप गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे नहीं, बल्कि आप गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे होंगे, गवर्नमेंट को ये कह रहे होंगे कि नो व्हाट, हम भी अपनी मईशत के अंदर ये हिस्सा डालते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त अपने घरों में बैठ के बाहर की कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसी IT की वजह से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी, पूरे पढ़ने के लिए बाहर की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी, पाकिस्तान के स्कूल्स की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी, पाकिस्तान के कॉलेजेस की स्कॉलरशिप्स वो भी अवेलेबल होंगी, प्लस अगर आप शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी। ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रमजान ट्रांसमिशन। जब हम ये कहते हैं ना रमजान में बोल, तो हमने उसके साथ एक टैगलाइन लगाई है, साथ मिलके। तो साथ मिलके हमको वो तमाम चीजें चेंज करनी है जो तमाम चीजें बुरी। वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, चूंकि सभी जानते हैं माशाल्लाह से आप इसके अलावा बिजनेस भी रन कर रहे हैं अपना, तो मैं चाहूँगी जहाँ पे स्टार्टअप्स वालों के लिए आप इतनी बात कर रहे हैं, उनको कोई टिप्स भी तो दें ना। जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको बताता हूँ, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, अमोर शुरू हुई थी, तो हमने 7 लोगों से शुरू किया था। आज हमारे पास 111 लोग हैं, ठीक है। हमारी सैलरीज हमेशा पहली तारीख को दे दी जाती हैं, फर्स्ट को इट्स पेड। बेहतरीन। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन रखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। कामयाबी की सिर्फ एक टिप है, ईमानदारी से मेहनत, बस, इसके अलावा कोई टिप नहीं, शॉर्टकट नहीं। नो, देयर इज नो शॉर्टकट। आप मुझे बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, मैंने ये आपके लिए भी है और आपके लिए भी और सब तमाम लोगों के लिए, हुजूर ने कहा था कि जब आप उम्रा करें, उम्रे की अदायगी करें, तो आप काबे को देख के जो दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। मेरे मोबाइल पे, तीनों मोबाइल्स पे काबे शरीफ की तस्वीर है, और मुझे जब कोई मुश्किल होती है, मेरा अटमोस्ट बिलीव खुदा पे है, मेरा अपने ऊपर भी कोई बिलीव नहीं है। मुझे पता है मेरा रब
मेरी शहरक से ज़्यादा करीब है, वो मुझसे बेहतर जानता है, वो मेरी नीयतों को ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं भी आते हुए सुन रहा था सूरा, तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि हमने पहले आसमान को तारों से सजाया, और हमने एक्चुअली किया क्या है, हमने जितना हमें खुदा समझ में आया हमने खुदा को उतना ही कर दिया। खुदा तो बेकरार है, खुदा की तो आप देखिए, अगर आप इस कायनात के फासले को नापें ना तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है। यानी अगर आप 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से 93 बिलियन साल पहुँचें तो आप उस जगह पहुँचेंगे जहाँ से रोशनी आपको मिली है अब तक। और वो कहते हैं कि वो टोटल 1% है, और ये पहला आसमान है, अभी आप दूसरे पे गए ही नहीं है, ये पहला आसमान है जिसे सितारों से सजाया गया। तो टू मी आई थिंक थोड़ा सा अपने अंदर जाएं, थोड़ा सा खोजें, और ये डिसाइड कर लें कि आपने चेंज होना है। ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी चेंज करनी है। ये डिसाइड कीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। देखिए हमारे लोग भी बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात हुई है, और हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट में हमारे कैमरामैन हैं, और उस शिफ्ट ने ये डिसाइड किया है कि वही ये ट्रांसमिशन करेंगे मेरे साथ दोनों। तो उनके लिए बड़े लॉन्ग आवर्स होंगे, लेकिन कल जब मैंने उनके चेहरों को देखा तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा साहिर भाई ये एक मैसेज है, हम इस मैसेज के थ्रू करेंगे, एंड वी वांट टू बी हीरोज़, वी वांट टू बी समबडी जिसके बारे में तारीख लिखे कि हम इसका पार्ट थे। देखिए मुझे नहीं पता मैं कल हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन जब भी आप पीछे देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि इनिशिएट इसे हमने कर दिया है, लेकिन ये जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक तमाम लोग इसमें साथ ना मिले। तो हमने ये कहा है कि साथ मिलके, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आइए मिलके पाकिस्तान को तब्दील करते हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त, और बेस्ट विशेस फॉर यू साहिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इतनी पॉजिटिविटी आपने स्प्रेड की है आज सुबह तो मेरा ख्याल है कि हमने आपकी सुबह को बेहतरीन बना दिया है साहिर से आपकी मुलाकात करवा के, और ये सब बातें जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। ट्रांसमिशन आपने लाजमी देखनी है, आप एंजॉय करेंगे ट्रांसमिशन को, बहुत कुछ सीखेंगे। रमज़ान तो महीना ही सीखने का है, इस महीने में स्पेसिफिकली कहा जाता है कुरान को समझो और सीखो। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको बोल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना, ज़रूर देखना है। अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमें कुछ बात करनी है हेल्थ और फिटनेस की। मौसम की तब्दीली के बायस ना सिर्फ हमारी तबीयत बेचैन हो जाती है, बल्कि जिल्द भी बुरी तरह कुछ ख़राब सी हो जाती है, एक लेयर सी आ जाती है, बाज़ डिहाइड्रेशन की वजह से, मॉइस्चराइज़र ना मिलने की वजह से, केयर ना करने की वजह से। तो इसके पीछे और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस पर मैंने बात करनी है। तो ये जो बीमारियां हैं जल्दी, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सरिश, कैसे हैं आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशाल्लाह वैसे एनर्जेटिक और फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। ये जो राज आपने छुपा रखा है इतनी सर्दी में अपनी स्किन को दिलकश रखने का, मैं चाह रही हूँ ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें ना। आप क्या स्किन रूटीन बताएंगे? जी सरिश, स्किन रूटीन तो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जैसे हम कहते हैं ना टेलर्ड अप्रोच, जैसे हर बंदे की जो ड्रेसिंग है ना वो फिटिंग के हिसाब से उसके। सो सिमिलरली हर बंदे का जो स्किन टाइप है उस हिसाब से उसको स्किन रूटीन सेट करना होता है। सो डिफरेंट है हर बंदे का। डेफिनेटली वेदर का थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से वो भी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये जो भी डर्मेटोम, अगर तो मैं बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये किस किस्म की डिजीज है? मैं इसके बारे में बहुत सोशल मीडिया पे पढ़ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? की आप बात कर रही हैं? जी डर्मेटाइटिस आम जुबान में हम एक्जिमा को कहते हैं, इसको डर्मेटोम भी कहते हैं? नहीं, डर्मेटोम तो स्किन का वो पोर्शन है जिसको एक खास सेंसरी नर्व सप्लाई करता है, यानी हसासियत का एक रग जो एक खास एरिया को सप्लाई करता है, वो डर्मेटोम कहलाता है। अच्छा जी, डर्मेटोसिस एक जनरल टर्म है, और डर्मेटाइटिस जो है ये बेसिकली ये खारिश की वो बीमारी है जिसको आम जुबान में एक्जिमा कहते हैं, जिसमें जल्द खुश्क हो जाता है, जिसमें खारिश करने लगता है और छिलके उतरने लगते हैं, और मरीज जो है ना कभी कभार हम अपनी जुबान में ऊजिंग यानी उस जगह से पानी रस रहा होता है, ये डर्मेटाइटिस है। अच्छा, जो कि सर्दी में बढ़ जाता है। सर्दी में ये बढ़ जाता है। अच्छा, मेरा जो स्पेसिफिकली मकसद है वो यही है कि अब मौसम जो है वो अब तब्दील होने जा रहा है। हम लोग सर्दी से
विंटर से समर्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस जी, जी। दौरान हमें अपनी स्किन की केयर किस तरह करनी है? क्योंकि हमारे यहाँ अब ना लोगों के लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अब ख़वातीन भी उस तरह घरों में नहीं बहुत ज़्यादा होती, बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं जो उस तरह से अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाती हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे? सैरिश, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के रूटीन्स डिफरेंट हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, कराची में रहने वाले लोग जो शहरी इलाकों में रहते हैं, लाहौर में रहने वाले लोग जो फ्लैट्स में ज़्यादातर रहते हैं, उनका सन एक्सपोजर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो दीही इलाके जहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं, इवन ये जो मौसम है अभी भी कुछ इलाकों में आज भी कोयटा के अंदर सर्दी और बारिश और ये सब कुछ है। ऐसे मौसम में जो सर्द इलाके के लोग हैं वो सन बाथ लेते हैं, सूरज के सामने बैठे होते हैं और वो एक तरह से टैनिंग और जो फेयर स्किन इंडिविजुअल्स हैं उसमें स्किन कैंसर्स वगैरह के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसे इलाके के लोगों को कहते हैं कि आप बेशक सन बाथ लें लेकिन बैक करके लें, यानी अपना जो बैक है ना वो चेहरा जो वो है उसको सूरज पीछे की तरफ कर लें और अपनी कमर जो है वो सूरज की तरफ रखें आप। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। इसके मुकाबले में जो हमारे शहरी इलाके के लोग हैं, खसूसन ख़वातीन, उनका सन एक्सपोजर इतना नहीं होता। उनमें फिर कुछ इश्यूज जो बिल्कुल भी सन एक्सपोजर जिनका नहीं होता, उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसीज ये आ जाती हैं। सो हर मौसम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर जगह रहने वाले लोगों के जो उनके लाइफस्टाइल है ना, उनका उनकी स्किन और पूरी बॉडी पे असरात डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताइएगा, मैं एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीन हर 15 दिनों के बाद या फिर हर महीने 2 महीने के बाद फेशियल नहीं लेती हैं या फिर अपनी स्किन की डीप क्लिनजिंग ना करती हैं, ना उनको करने का टाइम मिलता है। ऐसे में हमारे चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं वो जब ना निकाले जाएं या उनको साफ़ ना किया जाए तो वो एक्ने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर वही एक्ने आपके चेहरे पर स्कार्स छोड़ जाती है। वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है और उनकी स्किन जो है वो डबल टाइप की है, यानी कि नोज़ के पास से ऑयली है, बाकी चेहरा जो उनका है वो ड्राई रहता है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो ऐसी सिचुएशन में किस तरह अपनी स्किन केयर करें? सरिश, अमूमन आपने जो बात की ये वो स्किन टाइप है जिसमें ब्लैक हेड्स, जिसमें एक्ने प्रोन स्किन है। ये अमूमन ऑयली स्किन कहलाया जाता है, जिसमें जो आपका मिड फेस है, नोज, चीक्स और फोरहेड, इन एरियाज में ब्लैक हेड्स और इन एरियाज में एक्ने के लीजन्स आते रहते हैं। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप क्लींजिंग करें। आप जो है ना, अगर इवन एक अच्छा सा फेस वॉश है तो उसका इस्तेमाल ज़रूरी, और अगर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी वो वाला हो जो नॉन कोमेडोजेनिक हो, जो सीबम कंट्रोल हो। डॉक्टर बिलाल, आजकल हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। जो अच्छा सन ब्लॉक है या अच्छा क्लिंजर है, ये बड़े एक्सपेंसिव है, फेस वॉश भी एक्सपेंसिव है। तो मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो घर में रहने वाले लोग हैं, जिनको आप घरेलू जो तरीका कार है ना उससे कुछ बताएंगे कि किस तरह वो होम रेमेडीज़ के साथ अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। जी सैरिश, फिर इस सूरत हाल में ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर लें। आप जो वाइट कलर का लक्स है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इसलिए इसका नाम लेना मैंने ज़रूरी समझा। उससे भी आप अपने फेशियल क्लींजिंग कर सकते हैं। आप दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं, 3 दफ़ा कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर बिलाल, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अभी मुझे नेशनल असेंबली के इजलास में भी उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने भी कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की है। क्या बात हुई है मैं ये भी आपको बताऊंगी। इससे पहले बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब पहुँचे हैं। फटाफट वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अरकान पहुँच रहे हैं, तो जैसे ही इजलास शुरू होगा मैं आपको बताऊँगी कि कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अब डॉक्टर बिलाल आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सरिश, मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि कोई हाई फाई ब्रांड्स के फेस वॉशेस वगैरह इस्तेमाल कर ले। आप अपनी चेहरे की जो क्लींजिंग है उसके लिए आप नॉर्मल जो घर में अवेलेबल सोप्स हैं, स्पेशली से बड़ा कॉमन है। मैंने कहा मैं ब्रांड का नाम यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है तो वो जुबान इज़्ज़त आम आ ही जाती है। तो आप सादा सा ये व्हाइट कलर का लक्स है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ना ये क्लींजिंग पे इतना एक्स्ट्रा रब कर लेते हैं ना फेस को कि वो चमड़ी उतार देते हैं। कुछ लोग जो है ना ये वो वाले सोप्स
जो एंटीसेप्टिक्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। डॉक्टर बिलाल का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। शो का वक्त अब खत्म हो गया है, मेरी आपसे मुलाकात चंद दिनों के बाद होगी और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।